इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर हेरिडिटी को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि ये वीडियो हेरिडिटी चैप्टर का वन शॉट होगा। और इस वीडियो के अंदर हम पूरे टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको पूरा डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो और बोर्ड एग्जाम में कुछ भी टॉपिक आपका ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो। और ऐसा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मेलिटी कर दी जाए, 25 से 30 मिनट की एक वीडियो बनाई जाए और उसको वन शॉट लिख दिया जाए और उसके बाद में बस एक्सप्लेन कर देगी एक 30 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट चैप्टर। ऐसा रियलिटी में अगर देखा जाए तो नहीं होता। एक फटाफट फटाफट जो है जल्दी से एक फॉर्मेलिटी कर दी जाती है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा टाइम चैप्टर में देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो हेरिडिटी चैप्टर है आपका। पहले हम बेसिक जो टर्म्स हैं जो हेरिडिटी इस चैप्टर में यूज होंगे उनकी बात करेंगे। उसके बाद में मेंडल और उसके जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं उनकी बात की जाएगी। उसके बाद में हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, साथ में हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, और साथ में जो है इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो ये जो है आपका सिलेबस जो मैंने बताया ये है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, तो जिसका नाम है हेरिडिटी। तो देखिए, हेरिडिटी जो शब्द है, वर्ड है, आपके चैप्टर का नाम भी यही है। तो ये देखिए होता क्या है। तो हेरिडिटी क्या है, एक वो प्रोसेस है, एक वो फिनोमिनन है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से अगली जनरेशन में, अगले वंश में ट्रांसफर होते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिनन बाय विच कैरेक्टर्स बोलते हैं, और यहां पर हम कैरेक्टर्स के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, ट्रेट्स। बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो बच्चे आगे आएंगे उनके लिए ऑफस्प्रिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेनी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेनी यानी अगले वंश में, उसमें जाएंगे। और किसके थ्रू जाएंगे, ये सीधा अगर मैं डायरेक्टली बोल, थ्रू जीन्स, जीन्स के थ्रू जाएंगे। जीन्स की भी हम बात अभी यहाँ पर करेंगे क्या है, ठीक है। तो वो इवेंट है, वो प्रोसेस है, वो फिनोमेना है हेरिडिटी, जिसमें करेक्टर्स यानी ट्रेट्स अपने पेरेंट्स से जो है अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। देखिए, मेनली क्या है कि आपको पता है कि डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो मेन मॉलिक्यूल है जो हमारे अंदर ह्यूमंस में क्या करता है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। लेकिन किस प्रोसेस, किस लॉज, किस प्रिंसिपल के थ्रू करेगा, उस चैप्टर में हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो जो हेरिडिटी है, इसी के लिए आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस भी यहीं पर सेम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसकी जगह पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं हेरिडिटी की जगह इनहेरिटेंस। तो अब बात आती है कि जो स्टडी है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, जेनेटिक्स। यानी कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच को जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी हमने जान लिया क्या है। बात करते हैं जैसे वेरिएशन। ये वेरिएशन मैं पढ़ा चुका हूँ, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में पूरा डीपली में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो वहां पर वेरिएशन पढ़ सकते हैं। हल्का सा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ वेरिएशन क्या होते हैं। डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने माता पिता से कितना डिफरेंस है उनके अंदर है, ये भी आप बोल सकते हैं। जैसे एक क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं, सेम स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज है, होमोसेपियंस है, वी आर होमोसेपियंस, और उसके अंदर होते एक स्पीसीज के होते हुए भी कोई लंबाई किसी की ज्यादा है, किसी की छोटी है, ठीक है, कोई डार्क स्किन टोन है, किसी की लाइट स्किन टोन है, यानी कि सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है एक स्पीसीज के होते हुए भी। तो एक स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है
वो वेरिएशन कह सकते हैं। बच्चे जो है अपने माता पिता से आए हैं, ठीक है, फिर भी एग्जैक्ट कॉपी अपने माता पिता की नहीं है, कुछ डिफरेंस है, उसको आप वेरिएशन कह सकते हैं, ठीक है। तो सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में जो वेरिएशन उनको डिफरेंस है उनको वेरिएशन कहते हैं। बाकी जो कैसे वेरिएशन आते हैं, कैसे जो है बेनिफिट है उनका, वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर मैंने उसको बताया है। मैं आई बटन में आपका लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप देख लेना। अब बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। मैंने इंट्रोडक्शन इसका देखा यहाँ पर। अब देखिए जेनेटिक्स, अब यहाँ पर मेन बात आती है, जेनेटिक्स की बात हो और इसके मेंडल की बात ना हो तो ये अलग होगा कुछ फिर। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या थे भाई? ये एक क्रिश्चियन मॉन्क थे, क्रिश्चियन मॉन्क थे जिनका जो बर्थ था वो 1822 के अंदर हुआ था। कहां पर? ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ये एक क्रिश्चियन मॉन्क थे, ठीक। और ये जो है मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी के अंदर काफी इंटरेस्ट था और मैथमेटिक्स की अच्छी खासी नॉलेज रखते थे। तो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए अपने। पी प्लांट, पी प्लांट, पी प्लांट भी भाई कई तरह के हैं। पाइसम सटिवम हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा है? ये गार्डन पी है, गार्डन पी। एक स्वीट पी भी होता है जिसका नाम लथायरस ओडोरेटस है, साइंटिफिक नेम वो नहीं है। ये है गार्डन पी जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटिवम। इसके ऊपर इन्होंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट किए थे। और जेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वो सब इन्होंने बताया। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर इस तरीके से पूरा डिटेल में अपने प्रिंसिपल, अपने लॉ दिए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। हालांकि कुछ इनके साथ स्टोरी है वो आपके सिलेबस में नहीं है, हल्का सा मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने करीबन 1856-57 से अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे और करीबन 1863 तक चले थे, लगभग 7 साल तक इन्होंने किए थे। और जो है अपने एक्सपेरिमेंट के जो लॉ हैं उनको बना के पब्लिश किया था, लेकिन इनको कोई भी प्रसिद्धि, फेमस या इनको कोई क्रेडिट अपने इन जेनेटिक्स के वर्क के ऊपर नहीं मिला। 1884 के अंदर ये इनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। और जो है इनकी मृत्यु के लगभग 16 साल के बाद में, यानी कि 1900 के अंदर इनके वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया जाता है। तब पता चलता है कि मेंडल करेक्ट थे, उन्होंने जो बताया था वो सही था। इनके जीते जी इनको सही नहीं माना गया, गलत माना गया, लेकिन मरने के 16 साल बाद पता लगा, जब रीडिस्कवर किया गया इनके वर्क को, कि मेंडल सही थे। तब इनको एक उपाधि दी गई, बोला गया है कि जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो कंसिडर किनको किया गया? मेंडल को। तो हल्का सा हमने जाना इसके मेंडल के बारे में। इतना सिलेबस में ऐसा नहीं था, तो बस हल्का सा एक स्टोरी के तौर पर मैंने आपको बताया। अभी बात करते हैं, मेन हम टॉपिक पे आते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए कि फैक्टर्स क्या है। इसी में आपको जीन का भी पता चलेगा, जीन क्या है। तो फैक्टर्स क्या है अकॉर्डिंग टू मेंडल? क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप बोलोगे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तो हम जीन को बोलते हैं। तो बात ऐसी है, मेंडल को डीएनए की नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम पे जो है जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक्चुअल में मेंडल ने ये कहा था कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रही है। तो उन्होंने उस टाइम पे फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में पता चला कि वो जीन है, डीएनए का बना होता है, वो जीन है। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये अकॉर्डिंग टू मेंडल जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको क्या हम बोलते हैं इसको? नाउ वी कॉल्ड इट एज जीन। अब फैक्टर को क्या कहते हैं हम? जीन कहा जाता है।
और आपको पता है होना चाहिए कि जो जीन, देखो पहले फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया मेंडल के अकॉर्डिंग, बाद में हम डिस्कवरी जब हुई डीएनए की तो बाद में फैक्टर की जगह पे शब्द इस्तेमाल किया गया जीन। और जीन आपको ध्यान रखना है कि जीन कैसे वर्क करते हैं, वर्क्स इन पेयर, पेयर के अंदर ही वर्क करते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ये क्रोमोसोम है मान लीजिए मदर का और ये क्रोमोसोम है फादर का, इस तरीके से एक पेयर हुआ। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम। तो जो 23 पेयर जो हमारे अंदर हैं उसमें जैसे एक पेयर हुआ, इसमें एक क्रोमोसोम मम्मी की तरफ से होगा, एक पापा की तरफ से होगा। ऐसे ही दूसरा पेयर है, उसमें एक क्रोमोसोम मम्मी का एक पापा का है। तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, देखिए होमो का मतलब क्या है सेम, और लोगस वर्ड आया लोकई से, लोकई प्लूरल हुआ और लोकस हुआ सिंगुलर। लोकस का मतलब क्या है, क्रोमोसोम के ऊपर वो जगह जहां पर जीन लगा हुआ था। देखिए क्रोमोसोम अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए ऐसे डीएनए जो होता है यही आपका हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में मिलके क्या बनाता है, यानी कि एक तरह से बुन लीजिए, डीएनए हुआ आपका धागे की तरह, उसको आप बुन लीजिए, बुन के जो है हाईली कंडेंस्ड फॉर्म क्या बनती है आपकी, क्रोमोसोम बनती है। ठीक है, तो आप ऐसे मान लें। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ पोर्शन यानी कि कुछ पार्ट ऐसा होता है डीएनए का, या बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे ये इस तरीके से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वाला जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, ये वाला, ये हाइट के लिए है। किसके लिए है, हाइट के लिए है। अब मान लीजिए ये वाला क्रोमोसोम मम्मी का है और ये वाला क्रोमोसोम पापा का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइट का है। अब मम्मी की हाइट मान लीजिए थोड़ी कम है और पापा की हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा इधर क्या है, टॉल है, और इधर कैसी है, थोड़ी उनसे कम है, शॉर्ट है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो जीन कहलाएगा ये पेयर में पूरा कहलाएगा, यानी कि ये और ये मिला के पूरा पेयर में कहलाएगा जीन, जो कि होगा लंबाई का जीन, जिसकी दो फॉर्म होंगी, एक छोटा और एक बड़ा। तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, हमारे जीन लगे हुए होते हैं जो किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहीं पर मैं बात करूंगा, फैक्टर है, यहीं पर हम बात करेंगे एलील्स की। तो एलील्स क्या है, एलील्स हुई अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर चीजें जो हैं क्लियर नहीं होती बच्चों की, तो इसको ध्यान से देखना कि एलिल्स और जीन में क्या डिफरेंस है। देखिए मैंने कहा कि ये ऐसी फॉर्म है जो जीन की जगह पे हम जिसको इस्तेमाल करते हैं वो एलिल्स है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल जीन ऑफ हाइट, प्लांट में ही बात कर लेते हैं, जीन ऑफ हाइट, हाइट का जो जीन है, ठीक है जी। अब इसकी दो फॉर्म हुई, एक हुई टॉल और एक हुई डार्क, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, जीन तो क्या है, हाइट का है, लेकिन उसकी जो दो फॉर्म है, एक है टॉल एक है डार्क, ये क्या कहलाएगी, हमारे एलिल्स हैं। अब इसके लिए हम जैसे आगे इस्तेमाल करेंगे कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी, वो डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करेंगे हम। तो हमने क्या कहा कि जैसे एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर ये वाला जो है ये टॉल के लिए है और ये वाला जो है ये डार्क के लिए है। तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। ओवरऑल क्या भाई, जीन हमने क्या कहा कि पेयर में, जोड़े में वर्क करते हैं, इसीलिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा ये होमोलोगस पेयर है, पूरा क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो है टॉल पेरेंट का है, ये डार्क वाले पौधे का है। तो जीन क्या हुआ, पूरा पेयर में, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखते हैं, कैपिटल टी ऐसे लिखते हैं, आगे बताऊंगा अभी। तो जीन ऑफ हाइट, ये क्या हुआ, हाइट जीन है, जबकि उसकी फॉर्म जो है टॉल डार्क, ये एलिल्स हुए, ठीक है जी। तो एलिल्स कैसे हैं आपके, एलिल्स आपके सिंगल सिंगल दे लिखे हुए हैं, लेकिन
जब हम पूरा पूरा क्रॉस लिखेंगे तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, क्यों? क्योंकि एलिल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीन को, और जीन हमेशा पेयर में होते हैं, तो हम पेयर में ही इनको लिखेंगे। जैसे खाली क्रॉस के समय खाली टी नहीं लिखेंगे, टी और टी लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि जीन की फॉर्म जो है वो एलिल्स है। जैसे हम कहें कि पी प्लांट के ऊपर दो रंग के फ्लावर हम देखेंगे, कुछ प्लांट पे वॉयलेट कलर है, कुछ प्लांट पे व्हाइट कलर के हैं। तो इससे क्या हुआ? यानी कि कलर हुआ वहां पे, फ्लावर कलर हुआ जीन, और एलिल्स क्या हुए? वॉयलेट, यानी दो फॉर्म हुए, वॉयलेट कलर और व्हाइट कलर क्या हुआ? उसकी एलिल्स हुए। तो एलिल्स क्या हुए? हमारे अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये कंडीशंस होती हैं यहाँ पर जब हम क्रॉस करेंगे। होमोजाइगस यानी कि ऐसे जाइगोट जिसके अंदर होमो यानी कि सेम टाइप के एलिल्स हो। ठीक है जी। तो क्या होगा? जाइगोट विद आइडेंटिकल एलिल्स। ठीक है। और यहां पर क्या होगा? हेटेरोजाइगोस जाइगस, जाइगोट विद डिफरेंट एलिल्स। जैसे एग्जाम्पल, कैपिटल टी दोनों सेम है, ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी देखिए दोनों सेम है। तो ऐसा जाइगोट जिसके अंदर दोनों एलिल्स सेम है। और हेटेरोजाइगस में क्या होगा? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये टॉलनेस के लिए है, ये डार्कनेस के लिए, जबकि यहाँ पर सेम सेम होगा। ऐसे ही अगले जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे बात करेंगे जैसे फिनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये अभी मैं बता रहा हूं, क्रॉस करते हुए आपको एग्जैक्ट और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चीजें। तो फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये हो जाता है आपका जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजिकल अपीयरेंस मतलब मॉर्फोलॉजी, दिखने में कैसा है, कोई लंबा है, मोटा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो हुआ उसका फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब वो किस तरह के एलिल्स उसके अंदर है, किस तरह के जीन उसके पास है। जैसे आगे आप पढ़ोगे कि कैपिटल टी ये क्या हो गया आपका? ये टॉल प्लांट आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा आएगा? आगे आगे आप पढ़ोगे, ये भी टॉल आएगा। स्मॉल टी ये क्या आएगा? ये डार्क आएगा। आगे मैं क्रॉस कराऊंगा तब आपको पता लगेगा एग्जैक्ट। तो बेटा ये क्या हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है कि पौधा बोना है, टॉल है, ठीक है, कैसा है, ये हुआ इसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप में क्या है? देखिए यहाँ पे दोनों ही है, टॉल है, लेकिन इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, जबकि इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप क्या हुआ? जेनेटिक मेकअप, किस टाइप के एलिल्स किस टाइप के जीन से बना है। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर। तो और दूसरी बात रही, एक शब्द इस्तेमाल करेंगे हम जैसे ट्रेट। तो ट्रेट किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? कैरेक्टर्स के लिए, लक्षण के लिए। और एक यहां पे वर्ड इस्तेमाल होगा, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब है ऑपोजिट कैरेक्टर्स, ऑपोजिट कैरेक्टर्स या ऑपोजिट ट्रेट्स। जैसे मैं कहूं प्लांट का जो एक कैरेक्टर है हाइट, ठीक, पी प्लांट का, अब उसमें हम क्या देखेंगे? हाइट के कॉन्ट्रास्टिंग मतलब या तो टॉल होगा या फिर डार्क होगा। ठीक है, कलर की बात करूं, कलर, ठीक है, जैसे शीड कलर या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, यानी कि पेयर में है। और जैसे टॉल है या डार्क है, ग्रीन है, येलो है, वॉयलेट है, व्हाइट है, तो अपोजिट कैरेक्टर्स, इसकी बात होती है। तो ये हैं आपके मेन जो मैंने बताया यहाँ पर यूज होने वाले टर्म्स। ठीक, और एक आगे जो बाकी जो बचे हुए हैं वो मैं क्रॉस के दौरान जो है बता दूंगा। तो ये तो रहा अपना। अभी हम बात करते हैं जो मेन चैप्टर के ऊपर आते हैं। अभी बात है
कि जो मेंडल था, मेंडल ने किस तरह से वर्क किया था और कौन कौन से लॉ उसने दिए थे, उनको बहुत अच्छे से बताते हैं। नोट्स आपके तैयार साथ साथ में आप कर लेंगे। तो बेसिक टर्म्स के बाद में अभी हम देखते हैं मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं उनको। और उससे पहले भी मेंडल में क्या आएगा, मेंडल के टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, कि मेंडल ने जो पी प्लांट को यूज किया उसी को चूज क्यों किया, कोई दूसरा प्लांट को चूज क्यों नहीं किया इसने। तो बात करते हैं इसकी कि क्यों चूज किया गया पी प्लांट। देखिए मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया, इसके कुछ रीजन है। जैसे पहला आ जाता है कि इजी टू कल्टीवेट, यानी उगाना बहुत आसान है, और शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी इसका जो जीवन काल है वो बहुत छोटा है, यानी कि लगभग अगर बात करें तो 2 से 3 महीने में ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। यानी उगाया, पौधा आया, फूल आया, मटर आई, खत्म काम। ठीक है, तो जब शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ generations can be studied in a short time। एक छोटे से टाइम पीरियड में मैक्सिमम नंबर जनरेशंस को, वंश को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे भाई आदमी की लाइफ अगर स्पैन देखें तो हम क्या है, जनरली एवरेज 70-80 साल। ठीक, अब अगर वो आम का या मान लीजिए शीशम का पेड़ अगर यूज कर लेता तो उसकी लाइफ स्पैन क्या, मान लीजिए अगर कोई पेड़ है और वो 20 साल में बड़ा होता है, जब जाके फ्रूट देता, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपने जीवन काल में 2 जनरेशन तक स्टडी कर पाएगा, क्या रिजल्ट दे देगा। यहाँ पे 2-3 महीने में तैयार हो जाता है। प्लांट उगाए, बड़े किए, क्रॉस कराया, बीज आया, मतलब वो उसके ऊपर क्या आया, फल फ्रूट आया, यानी कि फली आई जिसमें मटर होंगे, उनको बोएगा, वापस से रिजल्ट आएगा, वापस से पौधे आएंगे, उनका क्रॉस कराएगा, तो क्या मैक्सिमम जनरेशन को स्टडी कर सकता है। एक साल में जो है वो 3 से 4 जनरेशन को वो आराम से स्टडी कर सकता है। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जनरेशंस कैन बी स्टडीड इन ए शॉर्ट टाइम। और क्या है कि जो पी प्लांट है ये कैन बी सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड। मतलब क्या है कि प्लांट है, प्लांट के ऊपर ये रहा, मान लीजिए एक फ्लावर ये, ठीक, एक फ्लावर रहा ये, ठीक है, और ऐसे ही दूसरा प्लांट है उसके ऊपर एक फ्लावर रहा ये। ठीक, अब यहां से क्या होगा, यहां से यहां पर इसको ये फेवर करता है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। इसी सेम पेड़ पौधे के ऊपर यहां से अगर यहां पर गिर जाए तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आएगा। जबकि ये यहां से अगर इस दूसरे प्लांट पे आए, पोलन ग्रेन्स इसके, तो इसको क्या कहलाएगा, ये क्रॉस कहलाता है, जबकि ये सेल्फ। तो ये ऐसा प्लांट है पी जिसके पास में क्या है, ये क्वालिटी है कि वो सेल्फ और क्रॉस दोनों को कैपेबिलिटी इसके पास है कि दोनों पॉलिनेशन वो कर सकता है। चौथी और सबसे मेन बात कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर हाई। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोला था अभी, क्या अपोजिट ट्रेट ज्यादा है इसके अंदर। टोटल 35 के आसपास, 35 के आसपास पी प्लांट में है। मेंडल ने उनमें से 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। में 7 कैरेक्टर कौन से हैं उनको देखते हैं। तो 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला कैरेक्टर है प्लांट की हाइट। कॉन्ट्रास्टिंग है तो 2 फॉर्म होंगी इसमें, एक होगी टॉलनेस और एक होगी डार्कनेस। यानी कि टॉल जिसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर टी से रिप्रेजेंट किया और इसको स्मॉल टी से। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में रहते हैं तो इस कैपिटल टी की प्रेजेंस के कारण ये स्मॉल टी अपना कैरेक्टर को प्रदर्शित नहीं कर पाता। यानी कि दोनों अगर साथ में रहेंगे तो टॉल प्लांट आएगा, डार्क नहीं आएगा। हालांकि डार्क का जीन उसके पास में है, लेकिन ओवरऑल जो
फिनोटाइप होगा प्लांट का, मॉर्फोलॉजी होगी वो टॉल होगी। तो डोमिनेंट का मतलब क्या है कि दोनों हेटेरोजाइगस होते हुए जो करेक्टर अपना आपको एक्सप्रेस करेगा वो होगा डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाएगा वो है रिसेसिव। ठीक है, दोनों साथ में आएंगे तो टॉल जो है फिनोटाइप प्लांट का होगा। दूसरा है जैसे पॉड कलर। पॉड क्या होती है? वो फली जिसके अंदर क्या होते हैं? मटर पाई जाती है। तो पॉड कलर, पॉड कलर कैसा है? डोमिनेंट में आएगा ग्रीन और रिसेसिव में आएगा येलो। थर्ड आपका है पॉड शेप। पॉड शेप में यानी शेप कैसी है फली की? एक आएगी इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब जैसी आपके सामने बनाई है ये इन्फ्लेटेड है, और एक आएगी कंस्ट्रिक्टेड जो रिसेसिव होगी। कंस्ट्रिक्टेड बोले तो कि जैसे आ, मटर है आपकी और आपने देखा होगा कुछ फलियां ऐसी होती है ये इस तरीके से मटर की शेप के साथ साथ में अंदर को ऐसे ऐसे धसी हुई रहती है, इसको कंस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। जो रिसेसिव है ऐसे ही शीड कलर। शीड कलर में डोमिनेंट होगा येलो, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर ग्रीन क्या था? डोमिनेंट था पॉड में, जबकि शीड में जो उसके अंदर से निकलेगा येलो कैसा है? येलो जो है डोमिनेंट है, और ग्रीन कैसा होगा? रिसेसिव होगा शीड का। ऐसे ही पांचवा आ जाएगा शीड शेप। शीड की शेप अब राउंड होगी, गोल होगी, ठीक है, तो डोमिनेंट है। जबकि रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, जैसे ऐसे सूखी सी हो जाती है, झुर्रियां सी पड़ जाती हैं, ऐसा। उसके बाद में सिक्स्थ कैरेक्टर की बात करते हैं तो फ्लावर कलर वॉयलेट अगर है तो डोमिनेंट, और व्हाइट है तो रिसेसिव। सेवेंथ की बात करेंगे फ्लावर पोजीशन। जो मेंडल ने चूज किया सातवां कैरेक्टर फ्लावर पोजीशन, एक्सियल है तो डोमिनेंट और टर्मिनल है तो रिसेसिव। एक्सियल टर्मिनल की मतलब क्या बात है? जैसे प्लांट है, अब यहां से आपकी ये लीव्स हैं जैसे ही ऐसे, ठीक है, ये लीव्स हैं ऐसे, ठीक। अब अगर यहाँ से देखिए ये ब्रांच निकली हुई है, यहाँ से अगर मान लीजिए फ्लावर यहाँ से निकला है ऐसे, तो एक्सिस से निकला, बेस से निकला है, तो क्या कहलाएगा? एक्सियल। और अगर मान लीजिए इस तरह से प्लांट है और ये क्या है? ये मान लीजिए लीफ है, यहाँ से ये लीफ है, ठीक, और फ्लावर जो है बिल्कुल टर्मिनली ऐसे, बिल्कुल आगे से है, बिल्कुल आखिरी में है ऐसे, तो क्या आ जाएगी? टर्मिनल। यानी कि उसको लीफ के बेस से, यहाँ से बेस से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने चूज किए थे। अब बात करते हैं सीधा क्रॉस पे कि मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए थे, कौन कौन से क्रॉस कराए गए थे जिसकी वजह से उसने लॉ बनाए। तो देखिए टोटल जो मेंडल के लॉ हैं वो हैं टोटल 3। 3 लॉ हैं मेंडल के, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उनको कहा जाता है। फर्स्ट लॉ जो है सीक्वेंस में ही है। पहला लॉ आपसे पूछा जाता है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सीक्वेंस में। तो पहले जो 2 लॉ हैं वो दिए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे, यानी कि अभी मैं बताऊंगा आपको, यानी कि पहले इनको लॉ को पढ़ने से पहले मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानना पड़ेगा। खैर, तो ये 2 जो लॉ दिए वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर दिए गए, जबकि ये थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दिया गया डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे दिया गया। अब ये क्रॉस मैंने आपको बताया क्या है। देखिए क्रॉस का मतलब है, दोबारा मैं बताता हूँ क्या है। जैसे एक प्लांट ये रहा, ये टॉल प्लांट है, और मान लीजिए ये डार्क प्लांट है। इसके ऊपर मान लीजिए एक ये फ्लावर है, ये इसके एंथर रहे, और ये फ्लावर इसके ऊपर है, और ये वाला फ्लावर जो है ये यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से इसके एंथर से मान लीजिए इसके स्टिग्मा के ऊपर, इसके मेल पार्ट से इसके फीमेल पार्ट में पोलन ग्रेन यहाँ पे हमने कराया, ठीक है, क्रॉस कराया इसके बीच में, ठीक। तो
इस क्रॉस को कराने के बाद में क्या होगा, जब यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो पोड आ जाएगी, फ्रूट आ जाएगा, जिसके अंदर क्या आएंगे, सीड आएंगे। अब इन सीड को निकाल के क्या किया जाएगा, बोया जाएगा। बोने के बाद में देखा जाएगा कि प्लांट कैसा है। जैसे 4 सीड है तो 4 प्लांट देखे हमने, ये 4 प्लांट कैसे, लंबे आए हैं, छोटे आए हैं, या मीडियम हाइट के आए हैं। इसको बोलते हैं कि क्रॉस की ऐसे क्रॉस करके स्टडी करना अगली जनरेशन को। तो बात ये आई है कि क्रॉस कराते समय मेंडल ने अगर एक ही करेक्टर, जैसे यहाँ पे सिर्फ हाइट है, बाकी करेक्टर हैं, फ्लावर का कलर है, पोजीशन है, बॉडी शेप है, कलर है, लेकिन मेंडल ने सिर्फ किसके ऊपर ध्यान किया, कंसीडर किसको किया, प्लांट की हाइट को, बाकी और किसी पे ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे क्रॉस को कहा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब क्रॉस कराते समय 2 करेक्टर को एक साथ में कंसीडर करेंगे तो तब कहलाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस। तो करते हैं पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसी के साथ में खत्म हो जाएंगे ये 2 लॉ। अब पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैंने लिख दिया है डेफिनेशन, जो टाइम कम लगे। तो क्या है, एक समय पर एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, उसकी इनहेरिटेंस को, कि टॉलनेस और डार्कनेस का जो जीन है वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। ठीक है, तो ए कंसीडरेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम इन ए क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे टॉल और डार्क पी प्लांट में क्रॉस कराया, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे टॉल और यहाँ पे आ गया डार्क। अब टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल टी से, और इसको किससे करेंगे, स्मॉल टी से। लेकिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जीन वर्क्स इन पेयर, कि पेयर में ही वर्क करेंगे, तो हमें क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन रखनी पड़ेगी ये। ठीक है, जैसे हमारे में बात करते हैं ना एक्स एक्स या एक्स वाई, तो पेयर में है ना, तो ऐसे ही जैसे ये हुए, तो ये क्या हुए, हमारे पेरेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉल ये डार्क। अब यहां से क्या होगा, यहां से हमारे गैमीट्स बनाए जाएंगे। गैमीट्स क्या होते हैं, अपनी सेल के आधे, यानी कि सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड। तो यानी कि यहाँ से 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे ऐसे, जबकि यहाँ से गैमीट बनेंगे स्मॉल टी वाले 2 टाइप के। अब यहाँ से अगर आप क्रॉस कराते हो, देखो ये दोनों सेम है, ये सेम है, तो यहाँ से आप क्रॉस कराते हो तो सिर्फ आपको कैपिटल टी स्मॉल टी यही वाले प्लांट मिलेंगे। जैसे अगर आप फिर भी अगर कंफ्यूजन, देखो इसका क्रॉस इसके साथ में करा दे तब भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी यही मिलेंगे। इस वाली जनरेशन को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। ठीक है जी, F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, मतलब पेरेंट से पहली बार जो बच्चे आए हैं वो पहले हैं, जैसे माँ बाप से बच्चा, फिर उनके पोते जो आएंगे वो F2 हो जाएगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन में कैसे हैं, ऑल टॉल यहाँ पे दिखाई दिए, यानी कि अब उसने टॉल और डार्क को जो है क्रॉस कराया, तो उसने सोचा होगा कि भाई टॉल और डार्क को करा रहे हैं तो शायद मीडियम हाइट के प्लांट आए, लेकिन उसने देखा कि यार कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हैं। उसने भाई क्रॉस करा रहा है, वहां पे रिजल्ट देखे उसने अपने गार्डन में, लेकिन उनको रिजल्ट को देख के जब वो सरप्राइज हुआ तो उसने अपनी कॉपी के ऊपर आके वो कैलकुलेशन कर रहा है। कैलकुलेशन की हेल्प से वो समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश कर रहा है मेंडल कि ये कैसे हुआ होगा। तो उसने इस तरह से टॉल और डार्क को रिप्रेजेंट किया इन टी टी लिख के, और अपने आप को और दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे शायद हुआ होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी देख रहा है कि भाई ये पहली जनरेशन में यही आया होगा, तो जब यही आया होगा तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी को दबा दिया, और कैपिटल टी का जो करेक्टर है टॉलनेस वही इसमें F1 जनरेशन में आया, स्मॉल टी का नहीं आया। इसको करने के लिए और कंफर्मेशन के लिए इसने क्या कराया, यहाँ से सेल्फ करा दिया, इनका सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन बोले तो कि सेम प्लांट है, उस पे फ्लावर है, मतलब जो ये आपके प्लांट है उन्हीं के फूलों के बीच में करा दिया, यानी कि जो क्रॉस कराया है F2 के लिए फॉर F2 जनरेशन, तो उसने क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का क्रॉस क्या करा दिया, इनके साथ में करा दिया। अब क्रॉस कराया तो हम इसको बॉक्स, जिसको चेकर बोर्ड मेथड या पुनेट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, ये लीजिए ऐसे करेंगे।
तो यहाँ से जो गैमीट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मान लीजिए क्या है, ये मेल पेरेंट है, और मेल पेरेंट मतलब एंथर है, पोलन है, और ये स्मॉल टी ये आपका पिस्टल हुआ, ये फीमेल पेरेंट यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया। ये गैमीट इसके आगे, ये गैमीट इसके आगे, तो यहाँ से इसके साथ में क्रॉस कराया, ठीक है, इसका इसके साथ में कराया, इसका इसके साथ में, और इसका इसके साथ में, यानी कि वापस इसने रियल में गार्डन में करा रहा है, और वहां पे जब इसने दोबारा से बोए उन बीजों को, उसके पास में 4 टाइप के प्लांट आए, सॉरी 3 टाइप के प्लांट उसके पास में, दो टाइप के उसके पास प्लांट आए। उसमें देख रहा है कि 75% जो प्लांट हैं वो लंबे हैं, हाइट के हैं, और 25% प्लांट ही ऐसे हैं छोटी हाइट के हैं। तो उसने फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखा कि ऐसा हुआ होगा, और उसकी कैलकुलेशन उसके जो रियल रिजल्ट गार्डन में उससे मैच की। तो यहाँ पे जैसे ये क्या हुआ टॉल, ये क्या हुआ टॉल, ये क्या हुआ टॉल, और ये क्या हुआ डार्क, ठीक। तो तब उसने देखा और पहला लो वहां पे दिया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव का, तब जाके उसको पता चला कि ऐसे भी चीजें होती हैं, कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर ये कैपिटल टी वाला रखते हैं तो स्मॉल टी वाले को ये क्या करता है, दबा लेता है, स्मॉल टी वाले करेक्टर यहाँ पे उजागर नहीं होते हैं। तब जाके उसने क्या दिया, अपना पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। अब यहाँ पे आप और देख सकते हैं, जैसे फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो किसका है, फिनोटिपिक रेशो ये है F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो कितना है फिनोटिपिक रेशो, मतलब भाई टॉल कितने दिखाई दे रहे हैं और डार्क कितने दिख रहे हैं, तो टॉल कितने हैं 1 2 3, डार्क कितने हैं 1, जबकि जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो क्या है, यानी कि जीनोटाइप। अब आप देखते हैं जीनोटाइप में एक तो हमारे पास में क्या है कैपिटल टी, एक है हमारे पास जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी। तो क्या हो जाएगा, ये कितने हैं कैपिटल टी एक है, ये कितने हैं 2 हैं, देखो 1 और 2, और ये कितना है 1। तो जीनोटिपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कितना है 1:1, जबकि फिनोटिपिक है 3:1। इसके ऊपर उसने पहला लॉ दिया यहाँ पर, देखते हुए कि भाई यहाँ से ऐसा हुआ होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए। तो पहला लॉ पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए फर्स्ट लॉ है इनहेरिटेंस का, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर दिया गया था, तो आप इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही एक्सप्लेन करके लिखेंगे। अब आपको मैं समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था टॉल, और इधर क्या लिया डार्क पेरेंट लिया, इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी, इसको जो है स्मॉल टी से। इनके जो आपके गैमीट्स बने वो एक ही टाइप का बना, जैसे कैपिटल टी तो एक बार लिख लेता हूं, और यहाँ पे स्मॉल टी ये बना। क्रॉस कराया हमने तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी सभी प्लांट कैसे आए, ऑल प्लांट्स आर टॉल। जब इसका क्या कराया हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो हमारे पास में क्या आया, 2 टाइप के प्लांट्स हमारे पास में आए। देखिए ऐसे कराया था हमने अभी, तो यहाँ से कैपिटल टी, ये मैं फटाफट कर रहा हूँ, ये इसके साथ में करिए, ये तो ये आया टॉल 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 और डार्क। यानी कि इसने क्या देखा, गार्डन के अंदर इसने टॉल और डार्क प्लांट जो थे उनके अलग अलग फ्लावर, अलग अलग फूल जो है उनके बीच में क्रॉस कराया, पोलन एक का लिया, एक का स्टिग्मा यूज किया, तो उनको क्रॉस कराया। जब उनका फली बनी उस प्लांट पे, उस फली में से निकाल के पॉड में से बीज को बोया, तो प्लांट कैसे आए, सभी टॉल आए। तो वो उसने कैलकुलेशन जो है अपनी कर रहा है वो, उसके बाद में उन्हीं सेम प्लांट जो आए उसके आपस में सेल्फ करा दिया, यानी सेम प्लांट के फूलों के बीच में क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराया तो उसके बाद में अगली जनरेशन में उसको क्या दिखाई दिए, या तो उसको टॉल प्लांट दिखाई दिए, भाई देख ही सकता है, जीनोटाइप थोड़ी ना देख सकता है उसका, वो फिनोटाइप ही देख सकता है। यानी कि उसको 75% जो प्लांट मिले वो कैसे डार्क, और 25% मिले उसको टॉल मिले 75% और डार्क मिले 25%।
अब वो अपनी कैलकुलेशन पाया देख के, देखा उसने कि जब हमने अलग अलग, इसको मैं कैपिटल टी से करता हूँ, इसको स्मॉल टी से करता हूँ मेंडल, और उसके बाद में मुझे जब सारे प्लांट मिले तो कहीं ना कहीं सब प्लांट में कैपिटल टी है कैलकुलेशन में, इसलिए वो सब टॉल रहे। ऐसे ही जब उसने देखा कि स्मॉल टी यहाँ पर है F1 जनरेशन में, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, स्मॉल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस कब किया, जब दोनों के दोनों एलिल्स स्मॉल टी के थे, तब उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। अदरवाइज अगर एक भी स्मॉल कैपिटल टी है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए तब उसने बोला एक करेक्टर हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, ये इसने दिया। तो इस हिसाब से उसने बोला कि स्मॉल टी था, डार्कनेस का जीन था F1 में, यहाँ पे प्रकट नहीं हो पाया, लेकिन जब F2 में हमने कराया और इस ये वाली कंडीशन जब आई तब वो अपने आप को प्रकट किया। क्योंकि अगर नहीं होता, अगर यहाँ पे डार्कनेस का जीन ना होता तो F2 जनरेशन में उनके पास में वो डार्क प्लांट कैसे आ गया, तब उसने ये वाला लॉ दिया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ये इसकी पूरी पूरी डिटेल जो मैंने अभी आपको समझाई, पॉज करके आप इसको लिख लें, ये इसकी पूरी डिटेल है, ठीक है जी। और रही बात लॉ ऑफ डोमिनेंस के, अगर देखा जाए तो हायर क्लासेस में आप जाओगे तो वहाँ पे को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी इसके डेविएशन आते हैं, वो आपके यहाँ 10th लेवल पे सिलेबस में नहीं है, तो ये आप लिख लें, जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट के यूनिट फैक्टर लिखा है, चाहे एलिल आप लिख सकते हैं उसकी जगह, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लिखने के बाद में आप जो मैंने वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो क्रॉस कराया था वो आपको लिखना है यहाँ पे इसके बाद में, या इससे पहले लिख दे, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बात करते हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए अगला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। तो देखिए है क्या, तो हम बोल सकते सीधा सीधा कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, alleles are separated from each other। मतलब क्या है, देखिए हमने कहा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर पेरेंट्स हमने लिए, एक था टॉल एक था डार्क। टॉल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी, इसको स्मॉल टी से, ठीक है, ये पेरेंट्स थे। अब यहाँ से हमें क्या करने, गैमीट्स बनाने हैं। तो गैमीट्स बनाने के समय पर आपने क्या देखा कि दो टाइप के यहाँ से गैमीट बन सकते हैं, एक ये वाला, यानी कि एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे, और यहाँ से दो हम बना रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या बन रहे हैं, स्मॉल टी जैसे एक ही टाइप के गैमीट्स बने, ठीक। आगे जाके इनका क्रॉस करा है। तो हमने क्या कहा कि डिप्लॉयड पेरेंट्स, जैसे हमारे अंदर है 46 क्रोमोसोम मम्मी के पास है, 46 पापा के पास है। अब 46 आएंगे तो आपके अंदर कितने हो जाएंगे, 92, जबकि ऐसा है नहीं। 23 मम्मी से, 23 पापा से, स्पर्म और ओवा, आधे आधे क्रोमोसोम लेके आए, उनको गैमीट्स बोलते हैं, स्पर्म और ओवा को मिलके क्या करते हैं, फिर से रिस्टोर कर देते हैं, क्रोमोसोम नंबर 46 कर देते हैं। तो ऐसे क्या है, वापस क्या, यानी कि इनके पास में डिप्लॉयड चीज फैक्टर, ये भी यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड है। तो यही है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, गैमीट बनते समय क्या होता है, ये एलिल्स एक दूसरे सेपरेट हो जाते हैं, और यहाँ पर प्रोसेस होगी आपकी मियोसिस, क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये था। दूसरी बात क्या है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं इसी को। क्यों बोलते हैं भाई, देखिए अगर आप देखते हो कि इससे हमारे ये आपका गैमीट बना या ये गैमीट बना, इसमें एक गैमीट मतलब एक हैप्लॉइड सेल है, इसके पास में सिर्फ कैपिटल टी का ही जीन है, इस वाले के पास में सिर्फ स्मॉल टी का ही जीन है। क्या इनके अलावा कुछ और जीन इसके पास में है, नहीं। यानी कि गैमीट क्या होते हैं, प्योर होते हैं, और उसके पास में सिर्फ एक ही करेक्टर का जीन होता है, एक ही करेक्टर का एलिल होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट भी इस लॉ को कहा जाता है, ठीक। ये रहा। अब जैसे आप देखते हो ये वाला जो जाइगोट बना है, अब इसके पास में क्या है, दो टाइप के एलिल हो गए, तो ये प्योर नहीं है, गैमीट्स प्योर होते हैं, ठीक, ऑलवेज।
तो ये रहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद में आता है आपका थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। तो पहले पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है कि जब एक समय पर ही, एक क्रॉस के समय पे, जब दो करेक्टर को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, इनहेरिटेंस दो करेक्टर की एक बार में देख रहे हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जैसे मेंडल ने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या लिया, एक तो लिया उसने सीधा लिखता हूं तो पहले लिखूंगा कि शीड की शेप, एक कैरेक्टर तो ये हुआ, एक लिया उसने शीड कलर, ठीक, दो लिए। और इसके कितने फॉर्म्स थी शीड कलर शेप की, दो थी, एक थी राउंड जो डोमिनेंट थी और एक थी रिंकल्ड झुर्रीदार जो कि रिसेसिव। ऐसे ही शीड कलर में डोमिनेंस था येलो और रिसेसिव था ग्रीन। अब यहाँ पे मेंडल ने राउंड को कैपिटल आर और यहाँ रिंकल्ड को हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, येलो को कैपिटल वाई और ग्रीन को स्मॉल वाई से, ठीक। अब यहाँ पे उसने जैसे प्लांट लिया, जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट उसने लिए वो क्या है, एक लिया उसने राउंड ग्रीन। यहाँ 10th की एनसीईआरटी में आपके पास में राउंड ग्रीन है, जबकि हायर क्लास जैसे 12th क्लास में देखते हो तो आप राउंड और येलो वहां पे देखने को मिलता है। कुछ भी लें आप, रिजल्ट सेम ही आना है। अब ये राउंड ग्रीन हुआ और यहाँ पे हम ले लेंगे रिंकल्ड येलो। अब राउंड के लिए क्या है आर, और हमने क्या है फैक्टर्स या जीन कैसे है पेयर में काम करते हैं, तो हम लिखेंगे आर आर। ग्रीन के लिए क्या है स्मॉल वाई, तो आर आर स्मॉल वाई हो गया। और यहाँ पर रिंकल्ड क्या है, रिंकल्ड हुआ स्मॉल आर और येलो हुआ कैपिटल वाई, ठीक। अब यहाँ से आप अगर देखते हैं तो यहाँ से आप क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। और गैमीट्स बनाएंगे तो देखिए दोनों आर में से एक आर आएगा आधा हो गए, और यहाँ से स्मॉल वाई, और यहाँ से आएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। दोनों का आप जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आगे दोनों साथ में, ये आगे हमारा F1 जनरेशन। क्या हुआ, अब यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कैपिटल आर ने स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर लिया तो कैपिटल आर करेक्टर आएगा। कैपिटल आर करेक्टर कैसा है राउंड, और कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेट कर लिया तो ये कैसा आएगा येलो। तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट कैसे आए, ऑल आर राउंड येलो प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। तो ये कराया। अब इस F1 जनरेशन को भाई वो तो करा रहा है, बाकी ये जो कैलकुलेशन है उसने जो है अपनी कॉपी पे कर रहा है वो, ऐसा मानिए आप। अब उसने क्या किया, यहाँ से क्या करेगा, इनके सेल्फ पोलिनेशन कराएगा। सेल्फ पोलिनेशन मतलब जो ये प्लांट आया है इसके ऊपर जो फूल आएंगे, जैसे ये जो फली आई है इस प्लांट की, इसमें जो जो बीज हैं वो कैसे हैं, राउंड येलो कलर के हैं। अब इन बीज को बोएगा, बोने से प्लांट आएगा, और प्लांट जब आएगा उसके ऊपर क्या आएंगे, फ्लावर आएंगे। तो उनका क्या करेगा, ये फ्लावर हैं तो उनका सेल्फ पोलिनेशन कर देगा। सेल्फ पोलिनेशन किया तो मतलब दूसरे किसी प्लांट से नहीं आया, उसी प्लांट से आया तो जीन सेम ही इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर जो फली आएगी उसमें किस तरह के ये बीज आए, वो किस तरह के होंगे, उनसे प्लांट कैसे आएंगे। तो ये देखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है अभी, तो ये F1 जनरेशन का हुआ, इसको आप उतार लेना। अब देखते हैं इसका क्रॉस पॉलिनेशन करके F2 जनरेशन की क्या होगी। अब F2 जनरेशन के लिए हमें तैयार करना है। तो देखिए ये F1 जनरेशन में हमें प्लांट मिले, इनको हम सेल्फ कराएंगे। अब सेल्फ कराने के बाद में हमें क्या करना है, F2 जनरेशन करनी है। तो F2 जनरेशन जैसे हमने वहां पे क्या किया था कि भाई कैपिटल T ये था, और क्रॉस कराने के बाद में हमारे पास ये थे। जब इसका सेल्फ कराया था तो हमारे पास में क्या था, हमने ऐसे डब्बा बनाया था ऐसे, और इसे गैमीट बनाए थे, जैसे कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल T स्मॉल टी। अब यहाँ पे तो एक एक यानी कि दो टाइप के एलिल थे, यहाँ पे 4 टाइप के एलिल्स हैं। तो ये क्या थे, गैमीट्स थे, ये हमने गैमीट्स बनाए थे। हमारे पास 2 एलिल थे, 4 हमारे पास बॉक्स बने थे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में 4 एलिल हैं तो 16 बॉक्स बनेंगे, और
4 टाइप के हमारे पास गैमीट्स आएंगे। यहाँ पे दो एलील थे, 2 टाइप के गैमीट्स बने, हमारे पास यहाँ 4 टाइप के एलील्स हैं, ठीक है। तो गैमीट्स जो है हमारे पास में 4 टाइप के बनेंगे यहाँ पे। तो उसको देखते हैं कि भाई जो हमारे पास गैमीट्स हैं यहाँ पर कैसे बनेंगे। मेन होता है कि F2 जनरेशन के लिए गैमीट कैसे बनाए। तो गैमीट्स फॉर F2 जनरेशन कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए पहले, चेकर बोर्ड मेथड। एक तरफ आप R को रखें और एक तरफ Y को रखें। तो यहाँ से कैपिटल R कैपिटल Y और यहाँ से स्मॉल r कैपिटल Y, इसका इसके साथ करें कैपिटल R स्मॉल y और इसका इसके साथ स्मॉल r स्मॉल y। तो आपके पास 4 टाइप के गैमीट आपको मिल गए, एक ये और एक ये और ये 4 टाइप के आपके पास गैमीट आ चुके हैं। इन चारों गैमीट के आपको क्या करना है, सेल्फ कराना है। तो सेम इन्हीं गैमीट के साथ में क्रॉस करा देंगे। यहाँ पे 2 टाइप के थे, मतलब उसमें F1 में तो 4 बॉक्स बने थे, यहाँ पे 4 टाइप के गैमीट्स है तो 16 बॉक्स आपके बनेंगे। तो 16 बॉक्स बना के इन गैमीट से करते हैं। ये गैमीट्स देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके कौन से हैं। एक गैमीट है आपका R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y, ये 4 है, इनका यूज करते हैं। 16 बॉक्स यहाँ पे बनाए, इन गैमीट्स को ऐसे रखते हैं, जैसे पहला गैमीट यहाँ पे, इस पे दूसरा, तीसरा और ये चौथा। सेम सीक्वेंस जो यहाँ पे रखा है आपने वही सीक्वेंस यहाँ पे रखना है। अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस इसको इधर करते हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते, लेकिन जो यहाँ पे लिखेंगे वही सीक्वेंस फिर यहाँ पे होगा आपका, ठीक। अब यहाँ से इसका इसके साथ क्रॉस कराना है तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ऐसे ही इसका इसके साथ में स्मॉल r, ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। ऐसे करते हुए इसका इसके साथ में कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y। अब इसका इसके साथ में कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसा ही अब इसका इसके साथ में कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ऐसे करते हुए इसका इसके साथ में यहाँ पे, इसका इसके साथ में यहाँ पे, ऐसा इसके साथ में यहाँ पे। ऐसा करते हुए आपको सारे के सारे जो मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे। ये आपके सामने आ चुके हैं। अब इनके फिनोटाइप अगर आप देखते हैं तो देखिए, कैपिटल R कम से कम एक कैपिटल R और कैपिटल एक Y हो तो डोमिनेंट कैरेक्टर, जैसे ये कैसा हो जाएगा, राउंड येलो। ऐसे इसको देखोगे ये इसके ऊपर डोमिनेट कर लेगा तो ये कैसा हो जाएगा, राउंड, और Y है कैपिटल तो क्या, येलो, ठीक है। ऐसे ही आप और किसी का, जैसे इसको देखते हो तो दोनों क्या है, स्मॉल r है तो कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड, और एक कैपिटल Y आ गया तो क्या हो गया, येलो। ऐसे आप करोगे तो सारे के सारे जो नाम हैं आपके कैसे दिखाई देंगे। अब यहाँ पर इस तरह के आपके पूरे फिनोटाइप आ चुके हैं। अब देखिए राउंड येलो कितने हैं, मैं कट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये कितने आ गए, 9। रिंकल्ड येलो कितने प्लांट है हमारे पास, रिंकल्ड येलो 1 2 और 3। ऐसे ही राउंड और ग्रीन कितना है, 1 2 3, और रिंकल्ड ग्रीन लास्ट में सिर्फ 1, तो 9 3 3 1। ये है F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। अब बात ये आती है इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करना है। उसको मैं यहाँ पे जस्ट यहीं के यहीं समझा देता हूँ और लिख के मैं आपको बता दूं कि ये बॉक्स दोबारा बनेगा फिर नहीं तो। देखिए अब यहाँ पे आप देखते हो कि स्टार्टिंग में F2, इसको समझने के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, यानी कि जो एलिल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के, वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी के भी साथ जाके वो पेयर बना सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में F1 जनरेशन में जब हमने क्रॉस कराया था, पेरेंट्स क्या लिए थे, 2 टाइप के, कौन से थे, एक थे हमारे राउंड रिंकल्ड, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, 2 ही टाइप के लिए थे। लेकिन हमारे पास में आए कितने टाइप के प्लांट, इन 2 टाइप के प्लांट हमने स्टार्टिंग में लिए थे, और हमारे पास अभी कितने टाइप के आ चुके हैं, 4। हमने क्या लिया था, हमने लिया था सिर्फ जो है राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये 2 टाइप के हमने लिए थे, जबकि ये 2 अलग से हमारे पास बन के आ चुके हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पर जो राउंड का करेक्टर था ग्रीन के साथ था, उसने जो है येलो के साथ में पेयर बना लिया, और रिंकल्ड का जो है येलो के साथ में था, उसने क्या कर लिया, उसने रिंकल्ड ने ग्रीन के साथ में करके यहाँ बना लिया। यानी कि शेप का जो करेक्टर है वो कलर के करेक्टर से पूरा इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो आर है, आर वो वाई से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इसीलिए तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो आर है वो आर कैपिटल वाई के साथ में है, जबकि यहाँ पर आर जो है कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई भी है। हालांकि अगर यहाँ देखते हैं आप कि देखिए आर जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में भी है, और कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई आ गया, यानी कि देखो इंडिपेंडेंट है। जबकि आप देखते हैं कि स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई है, ठीक, जबकि यहाँ पर स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई का करेक्टर येलो आ गया, यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो आप जो है ये इस तरह से बनाएंगे, या शॉर्ट में अगर आपको करना है तो आप जो है एल ही बना के कर सकते हैं। जैसे वो था आपका आर और वाई, तो आर वाई ऐसे करके भी आप जो है इस करेक्ट लॉ को बना सकते हैं कि गैमीट के अंदर यहाँ कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई है, तो ऐसा नहीं कि फिक्स रहेगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, और स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई था तो स्मॉल वाई भी आ सकता है। यानी कि शेप का करेक्टर कलर के करेक्टर से और कलर का करेक्टर शेप के करेक्टर से इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जाके पेयर कर सकता है। तो ये बना के और उसके एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे आप, ऐसे, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये था, और यहाँ पे लिख दिया हमने कि दो नए कॉम्बिनेशन जो हमें F2 जनरेशन में मिले हैं, इससे क्या प्रूफ होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 2 नंबर का है तो इतना लिख दीजिए, और अगर 3-5 नंबर का आता है तो आप उसको ये करने के बाद में वो क्रॉस करके आपको दिखाना है। तो ये था मेंडल के बारे में हमने किया। अभी हमें बात करनी है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, और साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए किसी स्पीसीज के मेंबर्स में सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि पता कैसे चलेगा कि होने वाला जो इंडिविजुअल है वो मेल होगा या फीमेल होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे मेनली हमें बात करनी है जैसे ह्यूमंस में और बाकी कुछ अदर एनिमल्स हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को। तो अगर मैं मेनली टाइप बात करूं सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो पहला आ जाएगा आपका जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें हम ह्यूमंस की बात करेंगे यहाँ पर, और दूसरा आ जाएगा इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे हमें बात करनी है जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन में ह्यूमंस की। इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा। देखिए आपको ह्यूमंस में पता है 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इन 46 क्रोमोसोम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 44 प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई। अब ये 44 जो है इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, क्योंकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो यानी कि हम बोलते हैं इसको दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। जबकि ये लास्ट का जो पेयर है एक्स एक्स हो या एक्स वाई हो, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स। ये पार्टिसिपेट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस में। पार्टिसिपेट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए जैसे मेल होता है यहाँ पर, ये मेल में हम बात करेंगे जैसे 44 प्लस एक्स वाई, तो 44 प्लस एक्स और वाई ये 2 क्रोमोसोम हुए, तो कितना हुआ टोटल 46। ऐसे ही फीमेल में हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, तो यहाँ 46 हो गए। अब ये है डिप्लॉयड कंडीशन। अब यहाँ से क्या होगा कि मेल जो है, मेल क्या बनाएंगे, मेल बनाएंगे स्पर्म्स, यानी कि जो मेल के जो गैमीट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पर्म्स, और फीमेल के क्या बोलते हैं, ओवम। बहुत सारे हैं तो ओवा।
तो यहाँ पर जो आपके गैमीट्स हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे, यानी कि 22 प्लस एक्स, या तो ये बनेगा गैमीट या फिर 22 प्लस वाई स्पर्म है, यानी कि 50% जो मेल के स्पर्म होते हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें वाई क्रोमोसोम होता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बनेगा जो कि होगा एक्स क्रोमोसोम वाला जो ओवा है वही, यानी बहुत सारे जो ओवा बनेंगे उनमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि मेल जो है यहाँ पर हिट्रोगैमेटिक होता है, यानी कि दो अलग टाइप के क्रोमोसोम गैमीट्स को बनाता है, जबकि फीमेल होमोगैमेटिक होती है, यानी कि एक ही टाइप के ये गैमीट्स को बनाती है। तो यानी कि मेनली जो आने वाला बच्चा जो मेल होगा या फीमेल होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमंस के अंदर वो मेल के अंदर डिपेंड करता है। देखिए, ये जो क्रोमोसोम नंबर आधे हुए हैं ये मियोसिस की प्रोसेस से होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, फीमेल में 46 है, दोनों के मिला के 92 आपके अंदर जो है जो अगला बच्चा जो आएगा उसके अंदर 92 हो, ऐसा नहीं होगा। क्या होता है कि जितने हमारे पेरेंट्स में उतने ही हमारे अंदर होते हैं, इसलिए क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर आधा होता है हमारे किसमें, स्पर्म्स में, हमारे गैमीट्स में, हमारे ओवा में। तो यहाँ से अगर इस ओवा को अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो देखो 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये होने वाला बच्चा क्या होगा, ये लड़की होगी, गर्ल। और अगर यहाँ से इस ओवा को वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो 44 प्लस एक्स वाई होने वाला जो बच्चा होगा वो बॉय होगा। यानी कि टोटली जो ह्यूमंस के अंदर है जेनेटिक तौर पर, यानी क्रोमोसोम के बेसिस पे मेल और फीमेल डिसाइड होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर पता लगता है कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। और वो भी डिपेंड किसके ऊपर है, मेल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मेल ही क्या करता है, दो टाइप के स्पर्म्स, दो टाइप के गैमीट्स बनाता है, जबकि फीमेल नहीं बनाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि कहीं कहीं पर क्या करते हैं, फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि लड़की पैदा की, ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की बराबर है। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेल डिसाइड करता है, फीमेल डिसाइड नहीं करती है। ये तो था ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। आगे हमारा इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि होने वाली प्रोजेनी जो है, जो जनरेशन आएगी अपनी, वो मेल होगी या फीमेल होगी। यहाँ पर कोई क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करता कि होने वाला जो वंश है, आगे जनरेशन आएगी, वो मेल होगी या फीमेल होगी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कोई मतलब नहीं है, जेनेटिक्स से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सीधा एक बार जो जनरेशन आने वाली है, आने के बाद में वो डिसाइड होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टर्टल की। कछुए में क्या होगा, इसके जो एग्स होते हैं, अगर एग्स को इंक्यूबेशन के टाइम पर टेम्परेचर अगर हाई मिलेगा, अंडे हैं, अंडे दिए कछुए ने, और उनको अगर इंक्यूबेशन के टाइम पर जब तक हैचिंग नहीं होती, उसमें से नहीं निकल के आएगा बच्चा, तब तक अगर टेम्परेचर उनको हाई मिलेगा तो होने वाले जो अंडे में से निकलने वाले इंडिविजुअल होंगे वो फीमेल पैदा होंगी। और ऐसे ही अगर टेम्परेचर लो होगा तो होने वाले अंडों से निकलने वाले इंडिविजुअल मेल होंगे। ऐसे ही किसमें होगा, क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ के अंदर। इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा है टर्टल का, जो एग्स उसने दिए अगर टेम्परेचर इंक्यूबेशन के टाइम पर हाई होगा तो इंडिविजुअल होंगे मेल्स, और अगर इंक्यूबेशन के टाइम पर टेम्परेचर लो होगा तो होने वाले इंडिविजुअल्स होंगी फीमेल्स। और बिल्कुल ही एक यूनिक जो पाया जाता है वो है स्नेल्स के अंदर। स्नेल्स के अंदर क्या है कि यहाँ पर अगर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो मेल कॉलोनी के साथ में, अगर जो बच्चा है स्टार्टिंग में जो लार्वा है, तो वो अगर मेल कॉलोनी के साथ में डेवलप हो रहा है तो वो फीमेल में कन्वर्ट होगा। अगर वो इंडिविजुअल, वो छोटा जो इंडिविजुअल है जो डिसाइड होगा आगे चल के मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, अगर वो फीमेल कॉलोनी के साथ में है
तो वो मेल में डेवलप होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखा जाता है कि कॉलोनी के अंदर ज़्यादा मेल है या फीमेल है। अगर मेल ज़्यादा है तो सेक्स रेशियो को बैलेंस करने के लिए फीमेल में डेवलप होगा वो, और फीमेल अगर कॉलोनी में ज़्यादा है तो मेल में डेवलप होगा सेक्स रेशियो को बैलेंस करने के लिए। तो जो इंडिविजुअल है वो अगर ग्रो इन फीमेल कॉलोनी तो वो मेल में डेवलप होगा, और अगर वो ग्रो इन मेल कॉलोनीज तो वो डेवलप होगा फीमेल के साथ सेक्स रेशियो को बैलेंस करने के लिए। ऐसा सभी स्नेल्स में नहीं होता, कुछ स्नेल्स की स्पीसीज है जैसा इनके अंदर होता है। कुछ स्नेल्स जो है हर्मैफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल भी होते हैं, और कुछ में इस तरह से पाया जाता है। तो ये था आपका इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये पूरा टॉपिक किसका था? ये सेक्स डिटर्मिनेशन की, सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। देखिए हमारी ह्यूमंस के अंदर जो है ABO टाइप का जो है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हमारे अंदर मिलता है, ठीक है। ये कॉर्ल एंड स्टीनर ने दिया था, जिसके थ्रू हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में 4 टाइप के, ह्यूमंस के अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं। एक होता है हमारा A ब्लड ग्रुप, एक होता है B, तीसरा है AB, और चौथा है O। यहाँ पर RH फैक्टर पॉजिटिव या निगेटिव वाला उसकी बात नहीं कर रहे अभी। अब ये जो A ब्लड ग्रुप है इसके लिए जो है आपके पास में 2 जो है इसके जीनोटाइप हो सकते हैं, एक फिनोटाइप है, 2 जीनोटाइप आपके हो सकते हैं। जैसे एक तो ये हुआ होमोजाइगस, और ऐसे ही क्या हो जाएगा ये हेटेरोजाइगस। ये आई क्या लिखा है? आई एक जीन है जो जिसके 3 एलील होते हैं। एक होता है ए, बी और ओ, यानी कि IA, IB और IO, यानी कि वो जीन हमने रिप्रेजेंट किया है जो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास में एलील अलग अलग है। अब जैसे बी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है IB और IB होमोजाइगस, ऐसे ही IB और O ये क्या हो गया हेटेरोजाइगस। ये इसके ऊपर डोमिनेट कर लेगा, ये इसके ऊपर डोमिनेट कर लेगा, तो क्या हुआ? तो B यहाँ पे डोमिनेंट है, यहाँ पे A डोमिनेंट है, यानी कि A और B दोनों ही आपके एलिल डोमिनेंट है। तो AB में क्या होगा? ये दोनों डोमिनेंट जो एलिल्स हैं एक साथ आते हैं, को डोमिनेंस दिखाते हैं, ठीक। और O के अंदर कोई भी ऐसा एलिल नहीं है, तो IO ये जो है इस तरीके से होगा। अब इनके इनहेरिटेंस की बात करते हैं। जैसे आपको किसी ने क्वेश्चन दिया कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है और फादर का ब्लड ग्रुप A है, तो आने वाली जो बच्चे हैं वो कैसे ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं? तो आपको बताया A जो ब्लड ग्रुप है वो 2 टाइप से, 2 कंडीशन में हो सकता है। एक तो हो सकता है इस कंडीशन में, और एक हो सकती है कंडीशन आपकी ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। जबकि मदर O है तो O सिर्फ किस कंडीशन में होगा? ये रिसेसिव है तो इसी एक कंडीशन में ही होगा। अब आप इसका क्रॉस करा दें, पहली कंडीशन ले लें, तो पहली कंडीशन आप लोगे तो यहाँ पे देखिए फादर का क्या है? A है, तो आपने रखा A होमोजाइगस पहली कंडीशन, और मदर क्या है इस केस में? O दोनों। तो यहाँ से क्रॉस करेंगे इसका इसके साथ में, तो IA IO IA IO, और यहाँ पर भी इसका इसके साथ में, तो IA IO IA IO। तो ये सब में क्या करेगा? डोमिनेंस दिखाएगा, और सारे के सारे यानी कि सभी जो बच्चे होंगे यहाँ पर आने वाले, इनके जितने भी बच्चे होंगे वो सब A ब्लड ग्रुप के ही होंगे, अगर ये वाला होगा। दूसरा केस हम मानते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप जो है हम IA और IO ये मानते हैं, यानी कि हेटेरोजाइगस मानते हैं, और मदर तो यही रहेगी, तो ऐसे केस के अंदर IA ये, और ये देखिए दोनों में O आ गया है, यहाँ पे क्या आएगा ये, और यहाँ पर ये देखिए ये आया, यानी कि यहाँ पर 50% तो A ब्लड ग्रुप वाले और 50% आएंगे O ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा होंगे, यानी कि आधे बच्चे इनके
ए के हो सकते हैं और आधे ओ के हो सकते हैं। ऐसे ही आपको कोई भी कंडीशन बना के दे दे, मान लीजिए बोल दे कि मदर जो है आपके बी ब्लड ग्रुप की है और फादर जो है ए बी का है, तो बी में आपके दो कंडीशन है, एक तो ये वाली एक ये वाली, तो ऐसे रखेंगे। और फादर में जो है ये एक कंडीशन रहेगी, तो फादर में ए और बी रख के आप ऐसे क्रॉस करा के बता सकते हैं। तो ये था आपका इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अभी लास्ट टॉपिक आता है आपका इनहेरिटेड और एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, उसको करते हैं। इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, देखिए ऐसे ट्रेट्स यानी कि ऐसे लक्षण, ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, जन्म के साथ जो हमारे आते हैं, वो इनहेरिटेड ट्रेट्स कहलाते हैं। जबकि जन्म के बाद जो हम अपने आसपास इन्वायरमेंट से सीखते हैं वो एक्वायर्ड ट्रेट्स कहलाते हैं, उपार्जित। जैसे आपने पढ़ना लिखना सीखा है तो कहाँ पर, जन्म के बाद सीखा था, एक्वायर्ड ट्रेट्स से। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप एथलीट बने, मसल्स आपने डेवलप की जन्म के बाद, और ये एक्वायर्ड ट्रेट्स अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे। वही ट्रेट्स अगली जनरेशन से, जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है वही अगली जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, क्यों जाते हैं, क्या रीजन है? देखिए हमें पता है कि हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो इसमें क्या है कि मदर से क्या आया, जो फीमेल गैमीट आया, क्या आया, फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम। अब गैमीट है, गैमीट को ही आप सेक्स सेल भी बोलते हो और जर्म सेल भी कहते हैं। ऐसे ही फादर से हमारे क्या आया, मेल गैमीट आया है, मेल गैमीट आया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। अब ये स्पर्म और ओवा मिलके क्या करते हैं, एक नई जनरेशन, भाई जाइगोट बनाया, और जाइगोट से जो भी बनना है, लड़का बने आए या लड़की आए, ये बाद में आएगा। यानी कि एक नई जनरेशन लाने में स्पर्म और ओवम, जो कि क्या है, हमारे सेक्स सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, गैमीट्स हैं, उनकी वजह से आए हैं। तो ऐसे करेक्टर्स जो इन स्पर्म और ओवम में होगा वही अगली जनरेशन में आएगा, क्योंकि अगली जनरेशन लाने के लिए पार्टिसिपेट तो सिर्फ इन्होंने किया, बाकी की जो सेल्स हैं हमारी बॉडी की, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। स्पर्म और ओवा हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स हुई, सेक्स सेल्स हुई, जर्म सेल्स हुई, या बोले गैमीट्स हुए हमारे। ठीक, इसके अलावा जितनी बॉडी में सेल्स होती है वो हमारी वेजिटेटिव सेल्स हैं, और वेजिटेटिव सेल्स हमारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो उनमें जो चेंजेस आएगा वो अगले जनरेशन में नहीं जाएगा। ओवम और स्पर्म में जो कैरेक्टर्स हैं, जीन्स हैं, और या फिर इनमें जो चेंजेस होता है, इनके डीएनए में जो चेंजेस होता है, वही अगली जनरेशन में जाएगा, वेजिटेटिव में नहीं जाएगा। तो हमारी मसल्स हैं, हमारी जो मेमोरी है, ये सब क्या हमने बाद में डेवलप की है जन्म के बाद, तो ये अगली जनरेशन में नहीं जाता। इसलिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर नहीं होता, रेसलर का बेटा रेसलर नहीं निकलता है। ठीक, लेकिन जो कैरेक्टर्स इनहेरिटेड हैं, जैसे आपका हाइट हुई, ठीक, और जो है हेयर कलर हुआ, और आपका जैसे आईज का कलर हुआ, ठीक है, ब्राउन है या ब्लैक है। और दूसरी बात, ईयर लोब, जैसे एनसीईआरटी में दिया है। अब जैसे फेस है, फेस में जैसे ईयर है तो ईयर ऐसे, तो ये यहाँ से जहाँ पे ये आप पहनते हो इसमें कुंडल, तो ये अगर इस तरह से खुली हुई है यहाँ से, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री ईयर लोब। और किसी में क्या होती है, इस तरह से ईयर लोब ऐसे चिपकी हुई होती है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ईयर लोब। तो ये करेक्टर भी कैसा, इनहेरिटेड करेक्टर है। आप देखना अपनी ईयर लोब और मम्मी पापा की देखना किसकी ऐसी है। दूसरी बात, आपका जैसे एक होती है विडो पीक फेस होता है, हेयर की जो ग्रोथ है वो इस तरह से, जो हेयर होते हैं इस तरह से, किसी में क्या होता है, यहाँ पे एक चोंच सी बनती है, पीक सी, विडो पीक बोलते हैं। इनएबिलिटी ऑफ रोलिंग टंग, जो अपनी जीभ को ऐसे रोल नहीं कर सकता, ऐसे फोल्ड नहीं कर सकता, कुछ कर सकते, ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। तो हाइट हुई, आई का कलर हुआ ब्राउन ब्लैक, हेयर का हुआ, ठीक है, ये सब जो मैंने बताया ये सारे कैसे हैं, ये इनहेरिटेड ट्रेट है जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, कंप्लीट होता है यहाँ पर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और
कोई भी डाउट या कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा उसका।